राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक गरीब मजदूर की, जिसकी किस्मत ने अचानक करवट बदली, लेकिन उसके साथ आई नई परेशानियों ने उसे फिर से संघर्ष में डाल दिया। इस कहानी में है उतार चढ़ाव, धोखे, विश्वासघात और चमत्कार। बहुत पुराने समय की बात है। 52 के दशक में एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था सूरजपुर। सूरजपुर पूरी तरह से किसानों का गांव था। वहां के लोग खेती करते थे और फल फूल बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। गांव की आबादी सामान्य थी, ज्यादा नहीं। इसी सूरजपुर गांव में एक बेहद गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम था जयनाथ। जयनाथ अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत ही मेहनती और परिश्रमी इंसान था। चूंकि सूरजपुर किसानों से भरा हुआ गांव था, इसलिए जयनाथ को रोज काम मिल जाता था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता और शाम को अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन का इंतजाम कर पाता था। जयनाथ के घर में सिर्फ उसकी पत्नी रहती थी, कोई और सदस्य नहीं था। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी और बुद्धि में भी जयनाथ से कहीं ज्यादा चतुर थी। लेकिन उस जमाने में स्त्रियों की बुद्धिमानी घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहती थी। इसी वजह से जयनाथ को गरीबी का दुख झेलना पड़ता था। एक दिन जयनाथ की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, हम इस तरह कब तक जिएंगे? आप पूरे दिन मजदूरी करते हैं, तब जाकर शाम को 2 रोटी मिल पाती है, और जिस दिन आपको काम नहीं मिलता उस दिन भूखे पेट ही सो जाना पड़ता है। ये कब तक चलेगा? जयनाथ ने गहरी सांस भरते हुए कहा, भाग्यवान, मैं क्या करूं? मैं तो पूरी मेहनत से काम करता हूं, लेकिन फल मेहनत के अनुसार नहीं मिलता। ये सब हमारी किस्मत के कारण होता है। लोग कहते हैं, आदमी लाख चतुराई दिखाए, लेकिन प्रभु के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। जो किस्मत में लिखा है बस उतना ही मिलता है। पत्नी बोली, स्वामी, आपकी बात सही है, लेकिन हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। आप कुछ प्रयास कीजिए, इस तरह तो हमारा जीवन और भी कष्टदायक हो जाएगा। आज हम 2 लोग हैं, कल अगर 3 हो गए तो समस्या और भी बढ़ जाएगी। जयनाथ ने कहा, भाग्यवान, उसकी चिंता मत करो। भगवान जिसे भी इस धरती पर भेजता है, उसके लिए दाना पानी का इंतजाम भी करता है। सब कुछ प्रभु के हाथ में है, हमारे या तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। पत्नी फिर बोली, स्वामी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अकेले मजदूरी करने की जगह मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अगर हम दोनों मजदूरी करेंगे तो हमें 2 गुना फायदा होगा। एक आदमी की कमाई से हम दोनों का पेट भर जाएगा और दूसरे की कमाई से हम भविष्य के लिए कुछ जमा कर सकेंगे। ये सुनकर जयनाथ ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, भाग्यवान, ये कैसी बात कर रही हो? मैं भला तुमसे मजदूरी करवाकर खुद को पापी कैसे बना सकता हूं? स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी से मजदूरी करवाना पाप है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जयनाथ की पत्नी यह बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने अपने मन में प्रभु को धन्यवाद दिया और सोचा, प्रभु, तूने मुझे देवता जैसा पति दिया है। आज के समय में ऐसा पति सिर्फ पुण्य करने वाली स्त्री को ही मिलता है। तेरा लाख लाख शुक्रिया। जयनाथ ने कहा, भाग्यवान, मैं अब काम की तलाश में जा रहा हूं। तुम अपना ध्यान रखना। मैं शाम के भोजन का इंतजाम करके लौटूंगा। पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, जाइए। जयनाथ घर से निकलकर गांव में काम ढूंढने चल पड़ा। वह सीधा गांव के जमींदार बबली के घर चला गया। जमींदार बबली बहुत ही धूर्त और कामी स्वभाव का इंसान था। वह पूरे गांव के मजदूरों पर अत्याचार करता था और अपनी मर्जी के हिसाब से मजदूरी देता था। मजदूरों के लिए वह किसी श्राप से कम नहीं था। जब जन्नाथ जमींदार के घर पहुंचा, तब जमींदार अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। जन्नाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक के चरणों में प्रणाम। जमींदार बबली ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ जन्नाथ, कहो, सब ठीक ठाक है ना? जन्नाथ बोला, जी मालिक, सब ठीक है, बस समय गुजर रहा है। आप बताइए, आपका सब कुशल मंगल है ना? जमींदार हंसकर बोला, अरे जन्नाथ, मेरा कभी बुरा हो सकता है क्या? मैं इस गांव का मालिक हूँ। मालिक का हाल कभी बुरा नहीं होता। खैर, छोड़ो ये बातें। बताओ, तुम यहाँ किस काम से आए हो? जयनाथ ने विनम्रता से कहा, मालिक, मैं काम की तलाश में आपके पास आया हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मैं अपना गुजारा कर सकूं। ये सुनते ही जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
वह गरज कर बोला, क्या कहा? काम की तलाश में आए हो, वो भी मेरे पास? अरे भाई जयनाथ, तुम तो कल मेरे बुलाने पर भी नहीं आए थे और आज खुद से काम मांगने चले आए। बड़े बेशर्म आदमी हो तुम। जयनाथ ने घबरा कर कहा, मालिक आप क्रोधित हैं, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन कल क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ। दरअसल सेठ गुदरी ने मुझे पहले कुछ पैसे उधार दिए थे। उन पैसों को चुकाने के लिए मुझे मजबूरन उनके खेत में काम करना पड़ा। आप इस बात से नाराज मत होइए। जमींदार और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा, साले अब तू मुझे बताएगा कि मैं किस बात पर नाराज रहूं और किस बात पर खुश रहूं। तू यहाँ से चुपचाप चला जा। मैंने साफ साफ मना किया है कि मेरे यहाँ रहने वाले मजदूर सेठ गुदरी के खेत में नहीं जाएंगे। इसके बावजूद तू उसके खेत में काम करने गया। अब तू उसके पास ही जा, वही तुझे काम देगा। जयनाथ ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मालिक आप भी कहाँ अपनी तुलना एक छोटे से सेठ से कर रहे हैं। आप 200 बीघे के मालिक हैं और सेठ गुदरी तो बस 2 बीघे का मालिक है। आपकी और उसकी कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन जमींदार नहीं माना। वह और भड़क गया और बोला, देखो जयनाथ, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो मुझे अपने लठैतों को बुलाना पड़ेगा। जब जयनाथ ने सुना कि जमींदार उसे लठैतों से पिटवा देगा, तो उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। उसने कहा, ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी, मैं चला जाता हूँ। दरअसल असली बात यह थी कि जमींदार बबली सेठ गुदरी की जमीन हड़पना चाहता था, इसीलिए वह सभी मजदूरों को सेठ के खिलाफ भड़काता रहता था। सभी मजदूर जमींदार के आदेश पर चलते थे, लेकिन जयनाथ अपने मन का मालिक था, वह किसी की नहीं सुनता था। सेठ गुदरी के खेत में सिर्फ जयनाथ ही काम करता था, किसी और मजदूर को सेठ नहीं मिल पाता था। जयनाथ ने गांव में कई किसानों से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। अंत में थककर वह गांव के बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को कोसने लगा। वह सोच रहा था कि इतना अच्छा शरीर होने के बावजूद उसे काम नहीं मिल पा रहा है। उधर सेठ गुदरी शहर से व्यापार करके अपने घर लौट रहे थे। सेठ गुदरी एक छोटे से व्यापारी थे। वह अक्सर शहर जाते और जल्दी ही अपने गांव वापस लौट आते। जब सेठ गुदरी गांव के बाहर पहुंचे तो उन्हें जयनाथ दिखाई दिया। सेठ ने पूछा, अरे भाई जयनाथ, आज कहीं काम करने नहीं गए क्या? यहाँ गांव के बाहर बैठे हो? जयनाथ ने उदास स्वर में कहा, अब क्या बताऊं सेठ जी, मेरी किस्मत कैसी है। सेठ गुदरी ने कहा, बताओ भाई बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। जयनाथ ने अपनी सारी बात सेठ को बताई। उसने जमींदार की बातें भी बताई। सेठ गुदरी ने कहा, जयनाथ, तुम तो जानते हो कि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, हमारा कोई बाल बच्चा नहीं है, इसीलिए जमींदार की नज़र मेरी 2 बीघा जमीन पर है, लेकिन मैं किसी भी हाल में वह जमीन उसे नहीं दूंगा। जयनाथ ने कहा, अच्छा तो ये बात है सेठ जी, वह जमीन हड़पना चाहता है। सेठ गुदरी ने कहा, जयनाथ, तुम ऐसा करो कि आज से मेरे साथ ही रहो, मेरे व्यापार में मेरा हाथ बटाओ, बदले में मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। आज से तुम्हें किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी है, तुम अभी मेरे साथ घर चलो। जब जन्नाथ ने यह सुना कि सेठ गुदरी उसे अपने साथ रखेंगे, तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। सेठ उसे अपने घर ले आए। अब जन्नाथ सेठ के घर में उनका नौकर बनकर रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 6 महीने गुजर गए। जयनाथ और उसकी पत्नी दोनों सेठ के घर में काम करते थे। काम के साथ साथ वे उनकी सेवा भी करते थे। यह बात जब जमींदार को पता चली तो वह मन ही मन जयनाथ से जल भुन गया। उसकी जमीन हड़पने की योजना को जयनाथ ने तोड़ दिया था। इधर समय के साथ जयनाथ को संतान सुख मिला। उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। जयनाथ के पुत्र के जन्म से सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। जयनाथ का मान सम्मान पहले से और बढ़ गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक बार सेठ ने जयनाथ से कहा, बेटा जयनाथ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़मीन और जायदाद तुम्हारे बेटे सुमेंद्र के नाम कर दूँ। अब हम उम्र के साथ साथ थकते जा रहे हैं। अगर यह ज़मीन उसे नहीं सौंपी तो हमारे मरने के बाद ज़मींदार इसे हड़प लेगा। उसकी नज़र पहले से ही हमारे खेत और मकान पर है। जयनाथ ने कहा, सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, आप अपनी मर्जी के अनुसार कीजिए, मुझे बस आपकी आज्ञा का पालन करना है। सेठ गुदरी ने अपनी ज़मीन जायदाद सुमेंद्र के नाम कर दी। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। 10 वर्ष का समय बीत गया।
इन 10 वर्षों में सेठ, सेठानी और जयनाथ तीनों भगवान को प्यारे हो गए। अब बचे थे सुमेंद्र और उसकी माँ। उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। वे खेती करके अपना गुजारा करते थे। दोनों का जीवन किसी तरह चल रहा था। खेती से सिर्फ इतना ही अनाज पैदा होता था कि माँ बेटा 2 वक्त का भोजन कर लेते, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। सुमेंद्र की माँ इस बात से परेशान रहती थी कि जब घर में बहू आएगी तो उसके भोजन का इंतजाम कहाँ से होगा। लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आता था कि उसके गरीब बेटे को कौन अपनी बेटी देगा। उधर जमींदार बबली सोच रहा था, यह सुमेंद्र मुफ्त में सेठ गुदरी की जमीन पा गया है। मैं किसी भी कीमत पर एक दिन इस जमीन को हड़प कर रहूंगा। उसके पास सैकड़ों बीघा खेती थी। वह गांव का चौधरी था। पूरे गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। लोग उसकी बेकार बातें भी बड़े ध्यान से सुनते थे। दरअसल हमारे समाज की यही सच्चाई है। अगर आप ज्ञानी हैं लेकिन आपके पास धन नहीं है तो लोग आपको रद्दी के भाव समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अनपढ़, चरित्रहीन, बदमाश और अपराधी किस्म का इंसान जिसके पास धन हो तो हमारा समाज उसके जूते चाटने लगता है। भारतीय समाज उसे देवता की तरह समझता है। खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जमींदार बबली बहुत ही कामी स्वभाव का पुरुष था। उसकी नज़र गांव की नई नवेली बहुओं पर टिकी रहती थी। लेकिन बबली की पत्नी उसके बिल्कुल उलट थी। वह बहुत ही धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी और गांव के सभी लोगों का बहुत सम्मान करती थी। जमींदार बबली की नज़र कुछ दिनों से किसान सुमेंद्र पर पड़ गई थी। उसे अपने गुप्तचर झिंगुर से पता चला था कि सुमेंद्र को खेती से कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसके घर में 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पा रहा है। तो बबली ने सोचा कि कोई चाल चलकर सुमेंद्र का खेत अपने कब्जे में ले लो। इधर एक दिन सुमेंद्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम इस तरह कब तक अपने जीवन की गाड़ी को जबरदस्ती घसीटेंगे? क्या हम गरीबी में ही अपना जीवन बिता देंगे? सुमेंद्र की माँ ने कहा, नहीं मेरे लाल, भगवान इतने निर्दयी नहीं है। आज नहीं तो कल हमारे हालात जरूर सुधर जाएंगे। बस हमें हिम्मत से काम लेना है। बेटा, तो इस संकट की घड़ी में डरना मत। तुम्हारे पिता ने न जाने कितने दुख सहकर तुम्हें और मुझे पाला था। उस हिसाब से हमारा कष्ट कुछ भी नहीं है। बेटा, तू बस मन लगाकर अपने खेत में मेहनत कर। मेरा दिल कह रहा है कि एक दिन हमारी किस्मत अचानक से बदल जाएगी। सुमेंद्र ने कहा, मुझे भी इसी की उम्मीद है माँ। मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। आज से फसल की बुवाई शुरू करनी है। तू खाना लेकर खेत पर आ जाना। माँ ने कहा, बेटा खाना खा ले, फिर जाना। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। सुमेंद्र बोला, माँ, अगर मैं खाने का इंतजार करूंगा तो सूरज सर पर आकर तांडव मचा देगा। तू आराम से खाना बना। जब तैयार हो जाए तो खेत पर ले आना। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तू जा, काम शुरू कर। सुमेंद्र अपने खेत की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह वहां पहुंचा और खेत में काम करने लगा। तभी गांव की तरफ से बबली जमींदार अपने 2 लठैतों के साथ सुमेंद्र की तरफ चला आ रहा था। बबली के 2 खास लठैत थे। वह उन्हें इसलिए रखता था कि अगर कोई उसे आंख दिखा दे तो अपने लठैतों से उसकी जमकर धुलाई करवाए। जब सुमेंद्र ने बबली को देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी। सुमेंद्र ने मन में सोचा, यह जमींदार साहब अपने आदमियों के साथ मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? लगता है गुस्से में भी है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वह गुस्सा हो। तभी जमींदार वहां पहुंच गया। जमींदार क्रोध में बोला, ए सुमेंद्र, तू अपना लगान समय पर क्यों नहीं जमा करता? 2 साल से तेरा कर का रुपया बकाया है। तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे आज साफ साफ बताओ। सुमेंद्र ने डरते हुए कहा, मालिक, मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मालिक, मैं जानबूझकर लगान बकाया नहीं रखा हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे पास खेत बहुत कम है। इस वजह से मैं फसल को बेच नहीं पाता। मेरे खेत में उतनी ही फसल होती है कि साल भर का भोजन किसी तरह चल जाए। अब आप ही बताइए मालिक, मैं लगान का रुपया कहाँ से लाकर जमा करूँ? बबली बोला, सुमेंद्र, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम जानते हो कि यह लगान का नियम मैंने नहीं बनाया है। यह नियम हमारे राजा साहब ने बनाया है। तुम्हें किसी भी तरीके से अपना लगान जल्द से जल्द जमा करना होगा। सुमेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आप मुझ पर रहम करो। आप हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आप हमारे मालिक हैं। मुझे कुछ समय के लिए लगान भरने का दबाव मत बनाइए।
मेरे पास जैसे ही कुछ रकम इकट्ठी होगी, सबसे पहले मैं लगान भरूंगा। जमींदार ने कहा, ठीक है, तुम गरीब आदमी हो, इसलिए तुम्हें मैं 1 साल का और समय देता हूँ। परंतु सुमेंद्र, मेरी बात याद रखना, 1 साल जिस दिन पूरा होगा, उसके अगले दिन से ये तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता तुम कैसे लगान भरोगे। मैं नियम के अनुसार तुम्हारा खेत अपने कब्जे में ले लूंगा और इसमें खेती करके लगान वसूल लूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ। जमींदार गुस्से में वहां से चला गया। जमींदार के जाने के बाद सुमेंद्र बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वह लगान कैसे जमा करे। अगर वह लगान नहीं जमा करता तो उसके पुरखों की दी हुई जमीन धूर्त जमींदार जबरन छीन लेगा। थोड़ी देर बाद सुमेंद्र की माँ उसे भोजन लेकर आई। सुमेंद्र ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी सारी चिंता छोड़ और जल्दी से भोजन कर ले। मैंने तेरे पसंद का भोजन बनाया है। सुमेंद्र ने कहा, माँ तुझे अब भी भोजन की पड़ी है। यहाँ हमारे पुरखों की संपत्ति हमारी आंखों के सामने हड़पी जाने वाली है और तू भोजन करने को बोल रही है। मेरे मुंह में निवाला कैसे जाएगा। माँ ने समझाया, बेटा कैसी बात कर रहा है, भोजन नहीं करने से क्या तुम्हारी जमीन बच जाएगी। हम इसका समाधान करेंगे, लेकिन उससे पहले भोजन करना जरूरी है। अगर शरीर ठीक रहेगा तो हमारी सोचने की क्षमता भी तेज रहेगी। तू चिंता मत कर, मैं इसका उपाय बहुत जल्द बताऊंगी। फिलहाल तू भोजन कर ले और चिंता मुक्त होकर अपने खेत का काम कर। सुमेंद्र ने माँ की बात मानकर भोजन किया। भोजन के बाद वह फिर से अपने खेत में काम करने लगा। शाम होने पर सुमेंद्र अपने घर चला गया। सुमेंद्र की माँ ने कहा, बेटा सुमेंद्र, इस संकट से निकलने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम दोगुनी मेहनत करोगे तो हो सकता है कि हम 1 साल में लगान भरने के पैसे जुटा पाए। सुमेंद्र बोला, माँ मैंने सोच लिया है कि अब हमें क्या करना है। तू चिंता मत कर, मैं फसल की बुवाई करके पास के गांव में मजदूरी करने जाऊंगा। तुम खेत में हल्का फुल्का काम जो तुमसे हो सके करती रहना। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, हमारे पास यही रास्ता है। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया। सुमेंद्र ने अपने खेत में फसल लगा दी। अगले दिन सुमेंद्र ने माँ का आशीर्वाद लिया और काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। उधर जमींदार बबली ने अपने खास चमचे झिंगुर से कहा, झिंगुर तुम अब चूक मत करना, अपनी नज़र सुमेंद्र पर गड़ाए रखो। बहुत जल्द उसका खेत हमारे कब्जे में आने वाला है, इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारी एक चूक के कारण सुमेंद्र का खेत बच जाएगा। झिंगुर ने कहा, मालिक आप निश्चिंत रहिए, मेरी नज़र बाज की नज़र है, इससे बचना नामुमकिन है। मैं आजकल हमेशा अपनी नज़र सुमेंद्र पर ही रख रहा हूँ, साथ ही मेरे 2 चमचे उसके आसपास हमेशा रहते हैं। मालिक बस आप समय का इंतजार करें। उधर काम की तलाश में सुमेंद्र भटकता हुआ चला जा रहा था। चलते चलते वह दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां उसने पूरे दिन काम तलाश किया, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह निराश होकर वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। सुमेंद्र अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने गांव पहुंच गया। उधर गांव के बाहर झिंगुर सुमेंद्र के इंतजार में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। थोड़ी देर में सुमेंद्र आता दिखाई दिया। जब सुमेंद्र पास आया तो झिंगुर बोला, अरे भाई सुमेंद्र, बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किसी ने मारपीट तो नहीं कर दी। सुमेंद्र ने कहा, नहीं झिंगुर भाई, भला शरीफ आदमी किसी से मारपीट थोड़ी करता है। दरअसल मैं किसी और बात से बहुत परेशान हूं। झिंगुर ने पूछा, क्या बात है सुमेंद्र भाई, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुमेंद्र ने कहा, झिंगुर भाई, मैं काम की तलाश में पड़ोस के गांव गया था, लेकिन मुझे वहां कोई भी काम नहीं मिला, इसीलिए मन थोड़ा दुखी है और कोई परेशानी नहीं है। झिंगुर बोला, तुम भी गजब के आदमी हो, भला गांव में कहीं काम मिलता है। वैसे भाई सुमेंद्र, तुम्हारे पास तो खेत है, तुम अपने खेत में ही मन लगाकर काम क्यों नहीं करते। सुमेंद्र ने कहा, झिंगुर भाई, खेत का काम मैंने समय से पहले निपटा लिया है, अब खेत में रोज काम नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक कोई काम नहीं है मैं दूसरों की मजदूरी कर लूं, लेकिन मजदूरी मिलना भी बहुत मुश्किल है। झिंगुर ने कहा, ठीक है भाई सुमेंद्र, तुम अपना काम तलाश करो, तुम्हें बहुत जल्द काम मिल जाएगा। अगर गांव में काम नहीं मिले तो तुम एक बार शहर चले जाना,
वहां तुम्हें काम तुरंत मिल जाएगा। मैं चलता हूं भाई। जिंगुर तेजी से बबली जमींदार के घर चला गया। जिंगुर ने कहा, मालिक, एक खबर लाया हूं, जिसे सुनकर आप पहले दुखी होंगे, फिर खुश हो जाएंगे। बबली बोला, खबर क्या है, जल्दी बताओ। जिंगुर ने कहा, मालिक, वह सुमेंद्र काम की तलाश में पड़ोस के गांव गया था, लेकिन उसे वहां कोई भी काम नहीं मिला। मालिक, वह आपका कर चुकाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। बबली चिंतित होकर बोला, यह तो बहुत बुरी खबर है। अगर उसे काम मिल गया तो वह अपना सारा लगान तुरंत जमा करवा देगा। जिंगुर ने कहा, मालिक, आप भी एक नंबर के मूर्ख हैं। यह सुनते ही बबली क्रोधित हो गया और बोला, साले, तुझे बोलने की तमीज नहीं है। जिंगुर घबराकर बोला, मालिक, माफ कीजिएगा, कभी कभी जुबान फिसल जाती है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है। मालिक, आप झूठी चिंता कर रहे हैं। भला सुमेंद्र को काम कहाँ मिलेगा? अगर काम मिल भी गया तो उसे लगातार साल भर मजदूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका लगान भरने के पैसे मिलेंगे। उसके लिए यह संभव नहीं है। मालिक, उसे अपना खेत भी देखना है। बबली ने कहा, जैसा भी हो, लेकिन उसका खेत अगले साल हमारे कब्जे में होना चाहिए। इधर सुमेंद्र घर पहुंच गया था। सुमेंद्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं दिन भर काम तलाशता रहा, लेकिन किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। अंत में निराश होकर मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। माँ ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर। आज काम नहीं मिला तो कल फिर से कोशिश करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुमेंद्र बोला, ठीक है माँ, मैं कल फिर से जाऊंगा। इस बार दूसरी दिशा में जाऊंगा। सुमेंद्र ने भोजन किया और फिर अपने बिस्तर पर सो गया। आधी रात में उसे सपने में एक सोने से भरा घड़ा दिखा। वह घड़ा उसके घर के पीछे मिट्टी में दबा हुआ था। सुमेंद्र अचानक से उठा और अपने सपने पर हंस पड़ा। उसने सोचा, भला कहीं ऐसा होता है, मुझे भी कैसे कैसे सपने आते हैं। वह फिर से सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसका मन घर के पीछे चला गया। वह बार बार सोचता रहा कि एक बार चलकर देख लेता हूं। आखिरकार उसने फावड़ा उठाया और अपने घर के पीछे खुदाई करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे सच में सोने से भरा घड़ा मिल गया। वह खुशी के मारे उछल पड़ा। वह तुरंत घड़ा लेकर अपनी माँ के पास आया। सुमेंद्र बोला, माँ, देखो, हमारी गरीबी दूर हो गई। देखो मैं क्या लाया हूं। माँ ने घबरा कर कहा, बेटा, तुम ये कहां से उठा लाए? बेटा, तुमने चोरी तो नहीं की? सुमेंद्र ने कहा, नहीं माँ, मैं भला चोरी क्यों करने लगा। दरअसल मेरे सपने में यह घड़ा दिखा था। मैं उस जगह पर गया तो सच में यह घड़ा मुझे मिल गया। माँ ने खुशी से कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि भगवान एक दिन हमारी किस्मत अचानक से बदल देगा। देख लो, वैसा ही हुआ। अगले दिन सुमेंद्र उठा और चल पड़ा जमींदार के घर। वहां पहुंचकर उसने अपना लगान जमा किया। जमींदार के सपने पर सुमेंद्र ने मानो गोबर के उपले छाप दिए। अब सुमेंद्र के पास बहुत धन हो गया था। वह जमींदार से भी धनी हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुमेंद्र की मां ने एक सुंदर लड़की से सुमेंद्र का विवाह करा दिया। सुमेंद्र के जीवन में एक बार फिर से सुकून आ गया था। समय के साथ सुमेंद्र की मां बूढ़ी हो गई और दुनिया छोड़कर चल बसी। सुमेंद्र अपनी मां को खोने के बाद मन ही मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसकी पत्नी ने मोर्चा संभालते हुए उसे समझाया और दुख की घड़ी में उसका भरपूर साथ दिया। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया। सुमेंद्र किसान के पास अच्छी खेती बाड़ी थी और एक गौशाला भी थी, जिससे उसकी अच्छी आमदनी थी। घर के खर्चे बहुत कम थे, इसलिए हर साल उसके पास बहुत पैसे बच जाते थे। घर में कोई बेटा बेटी नहीं थी, बस 2 ही प्राणी रहते थे। तो उन पैसों का क्या करे, सुमेंद्र सोचता रहता था। सुमेंद्र ने सोचा, इन पैसों को परोपकार में खर्च कर देना चाहिए, लेकिन पत्नी उसकी बात के खिलाफ थी। वह कहती, हम अपनी मेहनत की कमाई मुफ्त में दूसरों को क्यों दें? इन पैसों को हम तीर्थ यात्रा में खर्च करेंगे, किसी मंदिर को दान देंगे। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में तकरार हो जाती थी और फिर वे उन पैसों को खर्च नहीं कर पाते। दोनों में अनबन होने के कारण उनके घर में रहने वाला नौकर जेठा भी उनके आदेश को अनसुना कर देता था। वह ऐसा व्यवहार करता था मानो वह नौकर नहीं बल्कि घर का मालिक हो। सुमेंद्र ने उसे सिर चढ़ा रखा था।
तो वह बात बात पर लड़ने झगड़ने लगता था। अब तो वह आंखें भी दिखाने लगा था। सुमेंद्र के एक अच्छे पड़ोसी थे जिनका नाम था विवेक चंद। वह कई दिनों से यह तमाशा देख रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो एक दिन वह सुमेंद्र से बोले, सुमेंद्र भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन बात तुम्हारी भलाई के लिए है। जेठा को तुम 10 वर्ष से नौकर रखे हुए हो, अब वह तुम्हारे लिए खतरा बनता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वह तुम्हें तुम्हारे घर से धक्का मारकर बाहर कर देगा। उसके तेवर दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। वह अब बुरे लोगों के साथ बैठने लगा है और नशा भी करता है। तुम्हें किसी नौकर को 1 साल से ज्यादा वक्त तक अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। हर साल नौकर बदलते रहेंगे तो डर से काम भी करते रहेंगे। तुम तत्काल इस नौकर को हटाकर दूसरा नौकर रख लो। विवेक चंद ने फिर कहा, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। तुम्हारी शादी को 20 वर्ष हो गए, तुमने एक बच्चा भी पैदा नहीं किया अब तक। अब तो तुम्हारे घर बहू आ जानी चाहिए थी, लेकिन तुम दोनों के अलग अलग विचारों ने अब तक संतान को रोक रखा है। अब वह समय आ गया है कि दोनों अपने में तालमेल बैठाओ और 1-2 बच्चे पैदा कर लो, वरना तुम्हारी संपत्ति जेठा जैसा शैतान मुफ्त में लूट कर खा जाएगा। सुमेंद्र बहुत सोच में पड़ गया। उसने सोचा, विवेक चंद सही कह रहा है। आज हमारे पास एक बच्चा भी नहीं है और विवेक के पास 2 बेटे, 2 बहू और उनके भी बच्चे हो गए हैं। यह सब गड़बड़ी पत्नी की वजह से हुई है। वह पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा के चक्कर में बच्चे के लिए कभी सोचती ही नहीं। लेकिन अब जब तीर्थ से लौट कर आएगी तो उसे प्यार से समझाऊंगा, शायद मेरी बात मान जाए। लेकिन इससे पहले जेठा को नौकरी से निकाल देता हो। सुमेंद्र ने अपने नौकर जेठा से कहा, जेठा, खेत का काम कैसा चल रहा है? जेठा बोला, खेत का काम आपको खुद देख लेना चाहिए, मुझे इस वक्त फुर्सत कहाँ है। अभी करीमन के साथ बाजार जा रहा हो, उनका कुछ सामान लाना है। सुमेंद्र गुस्से में बोला, तू मेरा नौकर है या करीमन का? जेठा ने धृष्टता से कहा, मालिक, थोड़ा सोच समझकर बोला कीजिए, मुझे नौकर कहकर मेरा अपमान मत कीजिए। मालकिन मुझे अपना बेटा समझती है, आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। सुमेंद्र ने कड़क आवाज में कहा, मुझसे बहस मत कर, नहीं तो तू मेरे मिजाज को नहीं जानता। मैं जितना पूछ रहा हूं तो सिर्फ उसका ही जवाब दे। तूने गौशाला में गायों को चारा तो डाल दिया है ना? जेठा बोला, फिर वही बात, मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं। सुमेंद्र गुस्से से बोला, तू अपना हिसाब अभी ले ले, मुझे तुझे नौकर नहीं रखना, अब तुम्हारी जगह किसी दूसरे को रखूंगा। जेठा बेशर्मी से बोला, मालिक, पहले जुबान संभाल कर बात कीजिए, और रही बात मुझे नौकरी से निकालने की, तो कोई आपके बाप का राज है क्या? मालकिन ने मुझे काम पर रखा है, उनके कहने पर ही नौकरी छोड़ूंगा। वैसे आप भी मालकिन के एक नौकर ही हो, औकात में रहना सीखिए। इतना कहकर जेठा चला गया। सुमेंद्र देखता रह गया। इतना ढीठ नौकर किसी ने नहीं देखा था। संयोग से सुमेंद्र की पत्नी उसी वक्त तीर्थ से लौट आई थी। सुमेंद्र ने उसे घर में ले जाकर बहुत प्यार से समझाया। सुमेंद्र कभी स्त्री से प्रेम से बात नहीं करते थे। उन्हें समझ नहीं थी कि स्त्री प्रेम के 2 बोल की भूखी होती है। आज पहली बार पत्नी से बहुत देर तक बातें करते रहे, उसकी तारीफ करते रहे। पत्नी को लगा कि आज उसके तीर्थ जाने का फल मिल गया है। सारे तीर्थ उसके पति में ही आकर बस गए हैं। कल तक जो राक्षस थे, आज देवता हो गए हैं। पत्नी के दिल में सुमेंद्र के लिए और प्यार उमड़ आया। जब सुमेंद्र ने कहा, भाग्यवान, तुम बहुत थक गई होगी, तुम पलंग पर लेटकर आराम करो, मैं खाना खुद ही बना लेता हूं। ये सुनते ही पत्नी तुरंत अपने पति के गले से लिपट गई और बोली, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। भला मैं आपको कैसे खाना बनाने दे सकती हूँ? मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह दोनों घंटों बातें करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मिले हो और एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हो। इंसान का दिल भी अजीब है, जिससे नफरत करता है तो दिल खोलकर करता है, और प्यार करता है तो उसे सदा के लिए दिल में बंद कर लेता है। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि जेठा आ गया। वह मालकिन को देखकर बोला, मालकिन, आप आ गई, अच्छा किया, लेकिन मालिक को समझा दीजिए कि मुझसे जुबान संभाल कर बात करे, मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं। तल तक सुमेंद्र की शिकायत सुनकर
खुश होने वाली पत्नी आज बदल चुकी थी। वह जेठा पर भड़क उठी और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक के बारे में ऐसा बोलने की? अभी इसी वक्त अपना हिसाब लो और दफा हो जाओ। जेठा बोला, मालकिन, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपने तो मुझे पुत्र माना था। मालकिन क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हें जूतों से पीट दूंगी, इससे पहले यहां से दफा हो जा। सुमेंद्र ने तुरंत उसका हिसाब करके दे दिया। जेठा गुस्से में वहां से चला गया। जेठा को तो सुमेंद्र की पत्नी ने ही सिर चढ़ाया था। जब भी सुमेंद्र उससे काम बताता तो पत्नी उसे मना कर देती थी, लेकिन आज वह खुद बदल चुकी थी। दोनों बड़े प्रेम प्यार से रहने लगे। कई महीने गुजर गए। पत्नी फिर कभी तीर्थ में नहीं गई। एक दिन सुमेंद्र को उनके पड़ोसी विवेक चंद ने बताया, पास के बगीचे में एक पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, तुम दोनों उनसे आशीर्वाद ले लो, शायद तुम्हें संतान हो जाए। महात्मा की जुबान में बड़ी शक्ति होती है, उनके मुख से निकली वाणी पूरी होकर रहती है। आप आज ही उनसे मिल लो। सुमेंद्र ने पत्नी से बताया तो वह तैयार हो गई। दोनों महात्मा से मिलने बगीचे में गए। महात्मा सचमुच एक पहुंचे हुए संत थे। उन दोनों की समस्या सुनकर बोले, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति न हो तो अच्छा है, क्योंकि पुत्र से तुम्हें सिर्फ कष्ट ही मिलेगा। तुम्हें वह 16 साल तक कष्ट ही देगा। सुमेंद्र की पत्नी बोली, महात्मा, अब चाहे कष्ट मिले या सुख, ये तो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त हम कौन सा सुख भोग रहे हैं? आप कृपा करो कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महात्मा ने एक आम दिया और बोले, इसे खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पति पत्नी खुश होकर घर लौट आए। पत्नी ने उस आम को खा लिया। इसके बाद रात के समय में पुत्र प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है, दोनों ने अपनी इच्छा अनुसार किया। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया। समय के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। दोनों ने बड़े प्रेम से उसका नाम मोती रखा। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का महात्मा के बताए अनुसार बहुत कष्ट देने लगा। मोती अब 5 साल का हो चुका था, लेकिन वह जिस चीज को हाथ लगाता उसमें नुकसान होने लगता। वह खेत में गया तो उस साल खेत में फसल ही नहीं निकली। बगीचे में गया तो बगीचे ने फल देना बंद कर दिया। गायों को हाथ लगाया तो गायों का दूध गायब हो गया। सुमेंद्र ने ऐसा सत्यानाशी लड़का कभी नहीं देखा था। 5 साल बीतते बीतते सुमेंद्र को दूसरों के यहाँ मजदूरी करने की नौबत आ गई। मोती सुमेंद्र के लिए एक पनौती बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के का क्या करें। इससे तो अच्छा और सुखी जीवन बिना पुत्र के ही था, लेकिन पुत्र की चाहत ने उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया। सुमेंद्र को कोई मदद करना तो दूर, अपने पास नौकर रखने को भी तैयार नहीं था। उसके पास खेत और बगीचे होते हुए भी मजदूरी करनी पड़ती थी। खेत बंजर हो चुके थे, बाग फल देना बंद कर चुके थे। पास पड़ोस के लोग मोती को देखते ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते थे। सुबह जो कोई उसे देख लेता उसका दिन खराब हो जाता था। सुमेंद्र से अब अपनी पत्नी की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी, लेकिन अब करें तो क्या करें? पुत्र को लेकर कहाँ छोड़ आए? एक दिन कहीं काम नहीं मिलने से निराश होकर सुमेंद्र घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी 10 साल बाद जेठा उसके पास आ गया। जेठा ने कहा, मालिक, मुझे काम पर रख लो। मैं 10 साल से इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी 2-4 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रखता। आप ही हो जो मुझे अपने पास रख सकते हो। सुमेंद्र ने कहा, जेठा, इस वक्त जो हालत तेरी है वही हालत मेरी है। मैं अब तुम्हारी ही श्रेणी में खड़ा हो। खेत बंजर हो गए हैं, बाग फल नहीं दे रहे, गौशाला कब की बंद हो चुकी, अब मजदूरी से ही गुजारा हो रहा है, वो भी रोज नहीं मिल पाती। जेठा ने पूछा, लेकिन मालिक, यह सब हुआ कैसे? सुमेंद्र ने बताया, यह सब एक पुत्र की चाहत के कारण हुआ है। पुत्र के जन्म लेते ही भारी विपत्तियां पड़ी। अब न तो पुत्र को त्यागना बन रहा है, न घर में रखना बन रहा है। उसके कारण हमारे पड़ोसियों के दरवाजे भी हमारे लिए बंद हो चुके हैं। सोच ही नहीं रहा कि क्या करूं। जेठा ने कहा, मालिक, मुझे नौकर रख लो। सुमेंद्र बोला, अब तुम्हें सब कुछ बता ही दिया कि मेरे पास अब नौकर रखने की औकात नहीं है। मुझे खुद ही कोई नौकर नहीं रख रहा, तुम्हें कहां से अब नौकर रख लूं? मेरे पास पैसे कहाँ है? जेठा ने कहा, मालिक, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे नौकर रख लो। मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, बल्कि आपके लिए मेहनत करके पैसे लाऊंगा।
जिससे आपका परिवार चल सके और मेरा पेट भी। सुमेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, ये मेरे पर कृपा किस लिए? जेठा ने कहा, मालिक, मैं 10 साल आपके पास रहा हूं, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैंने आपके साथ मक्कारी की है। एक दिन भी ढंग से काम नहीं किया, लेकिन पैसा लेता रहा। मेरे परिवार वाले मुफ्त के पैसों पर ऐश करते रहे। लेकिन जब आपने मुझे यहाँ से हटाया तो मैं अपनी पत्नी के पास गया। जब उसे पता चला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसने मुझसे ढंग से बात नहीं की। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं कहीं और से कोई बेहतर काम करके दिखाऊंगा, लेकिन पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम पहले कोई काम ढूंढो फिर घर आना। मैं कई दिनों तक काम ढूंढता रहा, कई जगह काम भी किया। मैंने पत्नी को अच्छे पैसे भी दिए, लेकिन वह यह कहकर मायके चली गई कि कोई स्थायी काम करो, उसके बाद मैं आऊंगी। मैं 1 साल तक फिर कड़ी मेहनत करता रहा और कुछ पैसे जुटाकर पत्नी को देने ससुराल चला गया। पत्नी ने खुश होकर वो पैसे ले लिए। मैं खुश था कि अब पत्नी मेरे साथ घर लौट आएगी, लेकिन सुबह होने पर मैं कहीं का नहीं रहा। पत्नी मेरे पैसे लेकर किसी के साथ भाग चुकी थी। मायके वालों ने मुझे अफसोस के साथ विदा किया कि तुम में पत्नी रखने की औकात ही नहीं थी, वरना भला किसी की विवाहिता पत्नी भी भागती है। उसके भागने का सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया गया। बड़ी बेइज्जती के साथ मुझे ससुराल से निकलना पड़ा। फिर उसके बाद मैं इधर उधर बहुत काम तलाशता रहा और थोड़े बहुत पैसे फिर जुटाए। मेरे मन में फिर से विवाह करने का भूत सवार था, तो मैं एक दूसरी की विवाहिता स्त्री से दिल लगा बैठा। वह धीरे धीरे मेरे संपर्क में आ गई। वह मेरे साथ भाग जाने के लिए जिस चीज़ की मांग करती, वह चीज़ मैं उसके लिए बनवाता रहा। कुछ गहने और पैसे उसे पहले ही देकर आया। वह एक रात मेरे साथ भागने वाली थी, तो मैंने उस पर विश्वास करके अपना सारा रुपया पैसा उसे दे दिया। और रात के वक्त गांव से बाहर मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा। वह नहीं आई तो मेरा विश्वास टूटने लगा और मैं एक और मूर्खता कर बैठा। स्त्री का पता लगाने के लिए उसके घर चला गया। स्त्री और उसका पति पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां जाते ही मुझे पकड़ लिया गया और चोर चोर का शोर मचाकर बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया। वह स्त्री, उसका पति और गांव वालों ने मिलकर मुझे इतना मारा कि मेरे प्यार का भूत सदा के लिए उतर गया। अब मुझे पत्नी की चाहत नहीं रही। वहां से किसी तरह अपने घर आया और आज तक गुजारा करता रहा। लेकिन मुझे समझ आ गया कि आपके साथ की गई गद्दारी की सजा मुझे मिल रही है। उसी के कारण मुझे 10 साल से कहीं काम नहीं मिला। मैं अब वह कर्ज उतारना चाहता हूं। मैं अब काम करूंगा और आप आराम से घर बैठकर खाएंगे। सुमेंद्र ने कहा, अब जैसी तेरी मर्जी, लेकिन इससे पहले मालकिन से भी इजाजत ले ले। पत्नी पास ही खड़ी थी, उसने सुन रखा था। वह बोली, अब मुझसे इजाजत की क्या जरूरत? तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। तुम पहले भी मेरे पास बहुत दिनों तक रहे हो, हर चीज जानते हो। जेठा भी बहुत काम करने लगा, लेकिन मोती के दुष्प्रभाव से किसी को पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सुमेंद्र ने मोती से कहा, बेटा मोती, तू मुझ पर एक कृपा कर दे। तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, कहीं किसी नगर में जाकर कोई रोजगार ढूंढ ले। मोती बोला, मैं भला कैसे किसी नगर में जा सकता हूँ? मैं तो कभी किसी दूसरे गांव में भी नहीं गया। सुमेंद्र ने कहा, बेटा, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए किसी जगह पर पहली बार ही जाना पड़ता है। उस जगह को आदमी पहले से देखा नहीं होता, लेकिन उस जगह पर पहुंचकर बहुत अच्छा काम कर लेता है। तो तुम आज से ही तैयारी शुरू कर दो और कल तुम किसी नगर के लिए निकल जाओ। मोती ने कहा, अब आपके कहने से मैं ऐसे ही कहाँ चला जाऊं? आपने अगर किसी नगर में कोई काम किया है तो मेरे साथ चलकर दिखा दीजिए। सुमेंद्र ने दृढ़ता से कहा, बेटा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तुम्हें वहां अकेले ही जाना होगा और कल ही जाना होगा। जाने में आनाकानी की तो मार खाओगे। मोती समझ गया कि उसे घर से निकाला जा रहा है। धीरे धीरे ही सही, उसे पता चल गया था कि इस घर में गरीबी उसी की वजह से है। वह इस घर के लिए अपशगुन है, तो वह बिना किसी विरोध के घर से चला गया। माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा रुक जाओ। इंसान लोगों का उपयोग तभी तक करते हैं जब तक उससे कोई लाभ होता है, लेकिन जब उससे नुकसान होने लगता है तो लोग उसका त्याग कर देते हैं। मोती नगर के लिए चल पड़ा। वह कभी किसी नगर नहीं गया था, तो लोगों से पूछता हुआ आगे बढ़ने लगा। आगे जाने पर
रास्ते में ही उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया एक पोटली के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। जब बुढ़िया ने मोती को देखा तो बोली, अरे बब्बू, जरा ठहरो, मुझे मदद की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। मोती ने कहा, बोलो माई, क्या हुआ है? बुढ़िया बोली, बचवा, मुझे अगले गांव में जाना है, लेकिन यह पोटली मुझसे नहीं उठ रही। तुम इसी रास्ते से जा रहे हो। अगर तुम ये पोटली आगे तक पहुंचा दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। मोती ने तुरंत कहा, चलो माई, मैं तुम्हारी पोटली लिए चलता हूं। मोती ने बुढ़िया की पोटली अपने सिर पर उठा ली और उसके साथ चलने लगा। कुछ ही देर में दोनों अगले गांव में पहुंच गए। मोती ने कहा, लो माई, तुम्हारा गांव आ गया, अब तुम आराम से अपने घर जाओ। बुढ़िया ने कहा, बचवा, तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि तुमने मेरी मदद की। बचवा, अब तुम बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? मोती ने बुढ़िया को अपनी सारी कहानी बताई। बुढ़िया ने कहा, अरे बचवा, बस इतनी सी बात है, रुको, मैं तुम्हारी समस्या अभी खत्म कर देती हूँ। नैन्यास, बुढ़िया ने अपनी पोटली से एक मिट्टी का घड़ा निकाला और मोती को पकड़ाते हुए बोली, बचवा, ये घड़ा ले लो और वापस अपने घर लौट जाओ। कल सुबह जब सोकर उठोगे तो तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, ये घड़ा कोई आम घड़ा नहीं है, यह एक चमत्कारी घड़ा है। तुम अपने मन में जो सोच लोगे वह इस घड़े में निकल आएगा। मोती को लगा कि बुढ़िया मजाक कर रही है, फिर भी उसने सोचा, मुझे घर चलकर इस घड़े का चमत्कार देख लेना चाहिए। वह घड़ा लेकर घर चला आया। अगले दिन उसने अपने मन में सोचा कि मुझे बहुत से सोने के सिक्के मिले। इसके बाद उसने घड़े में हाथ डाला। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसकी मुट्ठी में सोने के सिक्के थे। मोती बहुत खुश हुआ। मोती और उसके माता पिता फिर से अपना जीवन आनंद से जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी सुख, कभी दुख, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान हर किसी की मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। दयालुता और परोपकार का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो मध्यकाल के समय की है, जहाँ एक डरपोक राजा, चतुर मंत्री, बहादुर सेठ और एक साहसी सेठानी की कहानी है। इस कहानी में रोमांच है, डाकुओं का आतंक है और एक ऐसा मोड़ है जो आपको चौंका देगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम अवधपुर था। उस नगर में राजा चंद्रमालाल का शासन चलता था। राजा चंद्रमालाल स्वभाव से बहुत ही कायर और डरपोक थे। उनकी इस कमजोरी के कारण पूरी प्रजा हमेशा पड़ोसी राज्यों के भय में जीती थी। राजा के पास एक मंत्री था जिसका नाम शोकन था। मंत्री शोकन अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था। सच कहें तो पूरा राज्य उसी की समझदारी पर टिका हुआ था। राजा इतने भयभीत रहते थे कि पड़ोसी राज्य के साधारण चोर भी उन्हें धमका देते थे। राजा चंद्रमालाल अविवाहित थे। उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई थी और इसलिए वह बहुत कम उम्र में ही राजा बन गए थे। अवधपुर राज्य में सैकड़ों गांव बसे हुए थे। उन्हीं गांवों में से एक गांव का नाम जलालपुर था। जलालपुर में एक छोटे व्यापारी रहते थे जिनका नाम सिकंदर था। वह कोई बड़े सेठ नहीं थे, बल्कि अनाज का छोटा सा व्यापार करते थे। वह गांव में घूम घूम कर किसानों से अनाज खरीदते और फिर शहर ले जाकर थोड़ा मुनाफा कमाकर बेच देते थे। सिकंदर के घर में केवल उनका एकलौता बेटा जमन रहता था। जमन की उम्र 10 वर्ष की थी और वह पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था। सिकंदर की पत्नी जमन को जन्म देते समय ही स्वर्ग सिधार गई थी, इसलिए जमन की पूरी जिम्मेदारी सिकंदर के कंधों पर आ गई थी। सिकंदर बहुत अच्छे पिता थे। वह अपने बेटे को कभी यह एहसास नहीं होने देते थे कि उसकी माँ इस संसार में नहीं है। वह जमन से बहुत प्यार करते थे और समय समय पर उसकी हर सुविधा का ध्यान रखते थे। जमन भी बहुत समझदार था। वह पढ़ाई के साथ साथ पिता के हिसाब किताब में भी हाथ बटाता था। एक दिन सिकंदर अनाज बेचने के लिए अवधपुर नगर जाने वाले थे। जाने से पहले उन्होंने जमन से कहा
कि बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम दुकान पर बैठकर आने जाने वालों का ध्यान रखना। दोपहर में झब्बूलाल आएगा, तुम उसका हिसाब करके जितना पैसा बनता है उसे सौंप देना। जमन ने कहा कि ठीक है पिताजी, अगर जब्बू काका आएंगे तो मैं उनका हिसाब कर दूंगा। सिकंदर नगर के लिए चल पड़े। जलालपुर से अवधपुर की दूरी लगभग 8 कोस थी, जिसे तय करने में पूरा 1 दिन लग जाता था। रास्ते में सिकंदर के एक खास मित्र का घर पड़ता था। सिकंदर ने मन में सोचा कि आज अपने मित्र के घर रुक जाता हूं और कल सुबह जल्दी उठकर शहर के लिए निकल जाऊंगा। दोपहर तक शहर पहुंच जाऊंगा। ये सोचते हुए वह आगे बढ़ते रहे। इधर जब्बूलाल अपना पैसा लेने जमन के पास पहुंच गया। जब्बूलाल एक बहुत ही स्वार्थी और चालाक किसान था। जब उसने देखा कि जमन अकेला है तो उसके मन में एक शैतानी योजना आई। उसने सोचा कि आज पहली बार मौका मिला है सिकंदर को ठगने का। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। जमन को पढ़ाई लिखाई नहीं आती होगी, इसी का फायदा उठाकर मैं इसे अच्छे से लूट लूंगा। जमन ने कहा कि अरे काका, आप आ गए। पिताजी ने कहा है कि आपका हिसाब किताब करके जितना पैसा बनता है सब लौटा देना है। काका, आप कोई पर्ची लाए हैं जो पिताजी ने दी हो? जब्बूलाल बोला कि बेटा जमन, ऐसी कोई पर्ची तो तुम्हारे पिता ने मुझे कभी नहीं दी है। वैसे बेटा, मुझे याद है कि मेरे हिसाब में कितना पैसा लेना है। जमन ने कहा कि जी काका, बताइए कितना पैसा देना है आपको। वैसे मैं वही खाते की पंजी में एक बार अच्छे से देख लेता हूँ, उसमें भी लिखा होगा। इतना कहकर जमन अंदर से रजिस्टर ले आया। जब्बूलाल बोला कि बेटा, मुझे याद है कि मुझे सिकंदर सेठ से 50 रुपये लेने हैं। जमन ने रजिस्टर में देखा कि जब्बूलाल के नाम से केवल 10 रुपये ही लिखे हैं, बाकी के 40 रुपये वह पहले ही ले चुका था। जमन बोला कि जब्बू काका, मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। आप अच्छे से याद करें, आपके हिसाब में 20 रुपये दे दिए गए हैं और 20 रुपये भी दिए जा चुके हैं, सिर्फ 10 रुपये बाकी है। जब्बूलाल का माथा ठनका। उसने मन में सोचा कि यह जमन तो अपने बाप से भी आगे निकल गया। मुझे लगा था कि यह पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु यह तो बहुत चतुर है, इससे चालाकी नहीं चलेगी। जब्बूलाल बोला कि बेटा जमन, वो क्या है ना कि मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है। मुझे याद ही नहीं आया कि तुम्हारी काकी कालिंदी कुछ दिन पहले ही 20 रुपये लेकर गई थी। अब मुझे याद आया। जमन बोला कि ठीक है काका, कोई बात नहीं, आप अपने 10 रुपये ले लीजिए। जब्बूलाल वहाँ से अपने 10 रुपये लेकर मटकता हुआ अपने घर चला गया। उधर सिकंदर चलते हुए अपने मित्र डिबरी के गांव पहुंच गए। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। थोड़ी देर में सिकंदर अपने मित्र के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए। घर में सिर्फ डिबरी की बेटी थी, जिसकी उम्र केवल 10 वर्ष की थी। वह अकेली बैठी रो रही थी। उसका नाम हीमा था। सिकंदर सेठ बोले कि अरे बेटी हीमा, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? हीमा सिकंदर सेठ को देखकर और भी तेज रोने लगी। सिकंदर ने जैसे तैसे उस छोटी सी बच्ची को चुप कराया। सिकंदर बोले कि बेटी हीमा, आखिर तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हीमा बोली कि काका जी, मेरे माता और पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिकंदर सन्न रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कल तक उनका मित्र जिंदा था और आज वह इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी पत्नी भी नहीं है। उन्हें अब हीमा पर बहुत दया आ रही थी। सिकंदर बहुत कोमल दिल के थे। उनका कलेजा बैठा जा रहा था। हीमा बोली कि काका जी, मेरे माता पिता शहर गए थे। लौटते समय जंगल में रहने वाले डाकुओं ने उन्हें जान से मार डाला। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सिकंदर बोले कि बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तेरा यह सिकंदर काका जिंदा है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे बेटी, तूने कुछ खाया है या नहीं? हीमा रोते हुए बोली कि काका जी, घर में कुछ नहीं है जिसे मैं खा सकूं। 2 दिन से भूखी हो। पड़ोसी भी कोई मदद नहीं कर रही है। सिकंदर जब यह सब सुने तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिकंदर बोले कि कोई बात नहीं बेटी, मैं कुछ खाने का सामान लाया हूं, तो फिलहाल खा ले। कल सुबह मेरे साथ घर चलना। अब मैं ही तेरा सब कुछ हूं। सिकंदर ने हीमा को नाश्ता कराया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर चैन की नींद सुला दिया। वह रात भर उस बिटिया के दुख का बोझ अपने सिर पर लिए जागते रहे।
सुबह में सिकंदर शहर नहीं गए, बल्कि वापस अपने घर की ओर हेमा को लेकर चल पड़े। शाम होते होते सिकंदर उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंच गए। सिकंदर ने अपने बेटे जमन से कहा कि बेटा जमन, खाने में क्या है? जमन बोला कि पिताजी, अभी दाल और चावल बनाया है, कुछ देर पहले ही। सिकंदर बोले कि बेटा, इस लड़की को अच्छे से खिलाओ, ये 2 दिन से भूखी है। जमन ने हेमा को बड़े प्यार से भोजन परोसा। थोड़ी देर बाद जमन बोला कि पिताजी, ये लड़की कौन है और आपको कहाँ मिली? सिकंदर बोले कि बेटा, ये मेरे परम मित्र डिबरीलाल की बेटी है। इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसका सहारा सिर्फ हम है। तुम इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, इसे किसी भी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं होनी चाहिए। जमन बोला कि ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। वैसे पिताजी, आप शहर नहीं गए क्या? सिकंदर बोले कि बेटा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इस फूल जैसी कोमल बच्ची को भूखा और अकेला छोड़कर शहर चला जाऊं। मैंने सबसे पहले इसे घर लाना जरूरी समझा। कल शहर चला जाऊंगा। वैसे अभी शहर जाना जरूरी भी नहीं है। जमन बोला कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। फिलहाल आप थक गए होंगे, अभी आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। जमन वहां से सोने चला गया। अगले दिन जमन जल्दी उठा और हेमा को घर का काम सीखने को बोला। हेमा तुरंत तैयार हो गई। कुछ ही दिनों में हेमा ने घर का सारा काम संभाल लिया। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। 8 वर्ष गुजर गए। सिकंदर समय के साथ अब कमजोर होते जा रहे थे। उनका कारोबार जमन ने संभाल लिया था और घर का काम हेमा करती थी। एक बार सिकंदर ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना हेमा का विवाह अपने बेटे जमन से करा दिया जाए। इसके जैसी सुंदर और सुशील लड़की जमन को कहीं नहीं मिलेगी। ये घर में आते ही घर को स्वर्ग बना दिया है। मैं इसका विवाह अन्य जगह नहीं कर सकता। आजकल के लोग पता नहीं कैसे हैं, सामने कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ और ही निकल जाते हैं। आज मैं यह बात दोनों से रखता हूँ। उनका जो निर्णय होगा उसके हिसाब से दोनों का विवाह करा दूंगा। सिकंदर हेमा के पास गए। सिकंदर बोले कि बेटी हेमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेमा बोली कि जी पिताजी, बताइए क्या बात है। सिकंदर बोले कि बेटी हेमा, तुम्हारी उम्र ढलती जा रही है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा विवाह करा दूं। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो जीते जी तुम्हारा घर बसा दूंगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेटी, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारा विवाह जमन से करा सकता हूँ? हेमा बोली कि पिताजी, आपको जो उचित लगे आप निश्चिंत होकर फैसला लें। मैं आपके बाहर नहीं हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरा जीवन ही आप लोगों का है। मैं भी नहीं चाहती कि इस स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर मैं कहीं अनजान के घर में जाऊं। असल में हेमा और जमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, परंतु लोकलाज के डर से उनकी हिम्मत कभी नहीं हुई कि वो इस विषय में अपने पिता से बात करें। हेमा को तो सच में स्वर्ग मिल गया था। सिकंदर समझ गए कि दोनों के बीच में जरूर कुछ है। खैर, ये बहुत अच्छी बात है। अब शाम को जमन से पूछकर मैं अपना फैसला ले लूंगा। शाम को जमन घर आया। सिकंदर ने उससे भी पूछा तो जमन ने भी हेमा की कही बात दोहराते हुए पिता से बोल दिया। दोनों तरफ से हरी झंडी मिल गई थी। सिकंदर की खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। सिकंदर ने दोनों का विवाह विधिवत तरीके से बड़ी धूमधाम से करा दिया। हेमा एक नई दुल्हन के रूप में जमन की पत्नी बन चुकी थी। दोनों की सुहाग रात आई। इससे पहले दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनके पिता ही उनकी शादी करा देंगे। हेमा बोली कि आपको नहीं पता होगा, पर मैं सच में आपसे उसी दिन से प्यार करने लगी थी जिस दिन आपने मुझे चूल्हे चौके में काम सिखाया था। आप मेरी नज़र में उसी दिन से इस कदर समाये थे कि मैं आपके अलावा किसी दूसरे से कभी विवाह नहीं करती। मैंने उसी दिन आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। जमन बोला कि हेमा, तो मैं भी कहाँ कम हूँ। मैंने तो तुम्हें जब देखा था एक नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था, परंतु तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो, इसी कारण मैं चुप बैठा था। हेमा, कोई गलत नहीं कहा गया है कि अगर सच्चा प्यार होता है तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। हेमा बोली कि अब आप पूरी रात बातें ही करेंगे या कुछ और भी करेंगे। जमन बोला कि अरे पगली, इतना उत्तेजित क्यों हो? अरे उसके लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। हम दोनों प्यार से ही एक दूसरे से मिले हैं।
थोड़ी देर बाद हेमा और जमन का पहली बार शारीरिक मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे में खो गए। अगले दिन जमन उठा। उसने पाया कि हेमा बिस्तर पर नहीं है। जमन उठकर बाहर गया। वह उसे बाहर भी नहीं मिली। जमन बहुत परेशान हुआ। आखिर आज कहाँ चली गई? रोज तो घर में ही रहती है। जमन घर के आंगन में चला गया। हेमा आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी। जमन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उधर सिकंदर ने आवाज लगाई कि बहू, मेरी चाय कहाँ है? हेमा चिल्लाई कि बाबूजी, वही मेज पर रखी है। जमन अपने परिवार का शांति और सुखमय माहौल देखकर सच में स्वर्ग का अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। 1 साल बीतने पर हेमा ने एक बेटे को जन्म दिया। जमन बहुत खुश हुआ, परंतु उसकी खुशी बहुत अधिक दिन तक नहीं टिकी। एक दिन अचानक जमन के पिता सिकंदर की तबीयत बिगड़ गई। संयोग था कि जमन उस दिन अपने घर पर ही था। वह जल्दी से वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने सिकंदर का इलाज किया, परंतु उनकी तबीयत में कोई खास बदलाव नहीं आया। जमन बोला कि वैद्य जी, मेरे पिता कब तक ठीक हो जाएंगे? वैद्य बोले कि बेटा जमन, वैसे तो मैंने दवा दे दी है, परंतु इनका रोग जो है ना, वह बहुत ही घातक रोग है। ये रोग भेली रोग कहलाता है। इसमें फंसने वाले आदमी बहुत संयोग से ही बच पाते हैं। अगर ठीक हो जाएंगे तो 10 दिन में हो जाएंगे, और नहीं हुए तो समझ लेना कि भगवान ने इन्हें इतना ही उम्र दिया है। वैद्य की बात सुनकर जमन बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे 10 दिन गुजर गए, लेकिन सिकंदर ठीक नहीं हुए। जमन समझ गया कि अब उसके पिता कुछ दिन के मेहमान हैं। देखते ही देखते सिकंदर दुनिया छोड़कर चल बसे। जमन पर तो पहाड़ टूट पड़ा। वह सुध बुद्ध खो बैठा। पिता के वियोग में जमन सूख कर कांटा हो गया। हेमा भी बहुत दुखी थी, परंतु इस दुख की घड़ी में हेमा ने अपने आप को अंदर से मजबूत रखा और मोर्चा संभाला। कुछ दिन बीतने पर सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। एक दिन हेमा जमन से बोली कि देखिए जी, अब हमारा बेटा पढ़ने लायक हो गया है। हमें उसका दाखिला करा देना चाहिए। पास के गांव में एक गुरुकुल है, आप वहां जाकर पता लगा लीजिए। जमन बोला कि अरे भाग्यवान, अभी हमारा बेटा 2 साल का है। अभी 4 साल बाद उसके पढ़ने लिखने की उम्र होगी। तब तक मैं उसके लिए और भी धन अर्जित कर लूंगा। मैंने सोचा है कि मैं सोने और आभूषण का कारोबार शुरू करूं। इस धंधे में मोटा पैसा है। हमारे बेटे का भविष्य बहुत मजबूत हो जाएगा। हेमा बोली कि आपका विचार बहुत सही है, मैं आपका सहयोग करूंगी, पर आप जानते हैं कि सोना चांदी और आभूषण का कारोबार करने में कितना धन लगता है। आप धन कहां से लाएंगे? जमन बोला कि अरे भाग्यवान, हम कोई निर्धन थोड़े हैं। हमारा कारोबार पहले से चल रहा है। हम अब अनाज का कारोबार हमेशा के लिए बंद कर देंगे और उसके स्थान पर आभूषण का कारोबार करेंगे। हेमा बोली कि जैसा आपको सही लगे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। अगले दिन जमन नगर चला गया और नगर से कुछ आभूषण लेकर चला आया। उसने अपने गांव में ही आभूषण का कारोबार शुरू कर दिया। पहले 1 महीना तो जमन को बहुत परेशानी हुई, परंतु धीरे धीरे आसपास के लोगों को जब यह पता चला कि जमन आभूषण की दुकान खोल चुका है, तो लोग शहर ना जाकर अपने गांव में ही जमन से सोना चांदी खरीदने लगे। देखते ही देखते जमन का व्यापार दौड़ने लगा। उसे बहुत मुनाफा होता था। वह ईमानदारी के साथ लोगों को सुविधा देता था। धीरे धीरे समय का चक्र चला। कुछ ही महीनों में जमन सेठ बन चुका था। एक दिन जमन हेमा से बोला कि हेमा, मेरा मन अब नगर की तरफ बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं एक थोक की दुकान नगर में भी खोल दूं। इसमें तुम्हारी क्या राय है? हेमा बोली कि अरे, आप कैसी बात करते हैं? हम गांव में रहने वाले लोग हैं। हम शहर में नहीं ठहर पाएंगे। वहां के सेठ बहुत धनी होते हैं। वो आपके साथ गलत कर देंगे। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप चुपचाप अपने गांव में ही अपना कारोबार करते रहे। जमन बोला कि अरे बुद्धू, हम शहर में किसी से लड़ाई थोड़ी करने जा रहे हैं। हम तो थोक का कारोबार करेंगे। इससे शहर के दुकानदारों को भी लाभ होगा। उन्हें माल लाने नहीं जाना पड़ेगा। और तुम नाहक डर रही हो। अरे, तुम ये कैसे भूल गई कि नगर में हमारे राजा रहते हैं? उनकी देखरेख में पूरा नगर रहता है। राजा के भय से नगर में कोई धोखाधड़ी नहीं होती। हेमा बोली कि जैसा आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिए, परंतु मेरा दिमाग इस बात पर अटका है कि अगर आप नगर चले जाएंगे तो हमारी गांव वाली दुकान जो इतनी अच्छी चल रही है वह तो बंद पड़ जाएगी। एक अच्छा खासा बना बनाया व्यापार आपके हाथों से निकल जाएगा।
कल को कोई और यहाँ बैठकर अच्छा पैसा कमाएगा। मेहनत आपकी और फल किसी और को मिलेगा। जमन बोला कि नहीं श्रीमती जी, मैं उतना बुद्धू भी नहीं हूँ कि अपना बना बनाया व्यापार छोड़कर दूसरा काम शुरू करूँ। यहाँ गांव की दुकान चलती रहेगी, इसे आप चलाएंगी और शहर में मैं चलाऊंगा। बीच बीच में मैं आता रहूँगा। खेमा बोली कि अरे आप क्या बोल रहे हैं, भला मुझसे दुकान चलेगी? मैं एक स्त्री हूँ, मेरा काम घर संभालना है, भला मुझसे दुकान कैसे चलेगी? जमन बोला कि अरे बुद्धू, तुम एक सेठ की पत्नी हो और सेठ की पत्नियां घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाती, बल्कि मालकिन की तरह अपना कारोबार पर ध्यान देती हैं। झाड़ू पोछा के लिए तुम किसी नौकरानी को काम में लगा लो। हेमा बोली कि जैसी आपकी आज्ञा, मैं वैसा ही करूंगी। धीरे धीरे समय गुजरा। योजना के अनुसार जमन ने अपना नया व्यापार नगर में शुरू कर दिया। उसकी एक बड़ी सी सोने चांदी और गहनों की दुकान अवधपुर के राज्य दरबार के ठीक सामने थी, जहां पर राज्य दरबार के पहरेदारों की नजर पड़ती थी। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सुरक्षित जगह पर दुकान थी। लोगों को भी विश्वास था कि राज दरबार के सामने वाली दुकान में खरा सोने के आभूषण मिलते हैं। राज दरबार के सामने बैठकर कोई भी आदमी धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, तो वह दुकान खूब चलती थी। सेठ जमन की एक दुकान जलालपुर गांव में भी थी, जिसे सेठानी हेमा खुद देखरेख करती थी और आसपास के गांव की स्त्रियां वहीं से आभूषण खरीदती थी। सेठ जमन के दो छोटे छोटे बेटे थे, जो अभी नगर के पास के छोटे से जंगल के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके दिन एक बादशाह की तरह गुजर रहे थे। धीरे धीरे समय का पहिया अपनी गति के अनुसार चलता गया। हर तरफ सुख शांति थी। पूरे नगर में सुकून था, परंतु शांति अब भंग होने वाली थी। अवधपुर के दक्षिण तरफ के जंगल में कहीं दूसरे राज्य से आकर 4 खूंखार डाकुओं ने डेरा जमा लिया था। डाकू दहशत फैलाने के लिए जंगल में गए लकड़हारों और फल तोड़ने गए किसानों के साथ खूब मारपीट किए थे। किसान भागकर राज्य दरबार आए और राजा चंद्रमा लाल से शिकायत की। किसान बोले कि महाराज, हमें बचा लीजिए, हमारे साथ लूट खसोट हुई है। जंगल में 4 डाकू आ गए हैं और बहुत उत्पात मचा रहे हैं। महाराज, वह किसी को नहीं छोड़ रहे। नगर से गांव जाने वाले राहगीरों को तो और भी मुसीबत हो गई है। महाराज, आप इस संकट से हमारे नगर को बचा लीजिए। राजा चंद्रमा लाल अंदर से बहुत डर गए, परंतु प्रजा के सामने उन्होंने अपना भय छिपाते हुए कहा कि नगरवासियों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं अभी अपने सैनिक भेजकर उन दुष्ट डाकुओं को पकड़वा लेता हूँ। इसके बाद सबको बारी बारी से फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेनापति जी, आप 10 सैनिक लेकर अभी जंगल की तरफ चले जाइए और उन डाकुओं को पकड़कर हमारे सामने पेश करें। ये मेरा आदेश है। राजा ने डाकुओं से निपटने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में भेज दी। सैनिक डाकुओं को पकड़ने के लिए चल पड़े। थोड़ी ही देर में सैनिक जंगल में थे और डाकुओं को ढूंढ रहे थे। सहसा डाकुओं ने सैनिकों पर हमला कर दिया और 4 डाकुओं ने राजा के 10 सैनिकों की बहुत पिटाई की। साथ ही उनके कान काटकर इस शर्त पर वापस भेज दिया कि वो फिर दोबारा जंगल में कदम नहीं रखेंगे। अगर आने की गलती कर दी तो इस बार उनकी खोपड़ी काटकर राज दरबार भेज दी जाएगी। अपना कान कटाकर बहुत दर्द और सहम में सैनिक राज दरबार वापस आ गए। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ये 10 सैनिक बहुत बहादुर सैनिक थे, जिन पर राजा को बहुत ज्यादा भरोसा था। मगर सिर्फ 4 डाकुओं ने 10 सैनिकों को सिर्फ मारा पीटा ही नहीं, इनके कान भी काट लिए। राजा खुद जंगल जाने से डर गए, मगर अपनी कमजोरी और डर छिपाते हुए बोले कि कल हमारे बहादुर मंत्री शोकन जी सेना की एक विशेष टुकड़ी लेकर जंगल में डाकुओं को पकड़ने जाएंगे। राजा के मुख से अपना नाम सुनकर मंत्री शोकन जी भी सिहर उठे, मगर राजा का आदेश था तो वह जंगल जाने को तैयार हो गए। साथ में 50 सैनिक साथ ले जाने की मांग कर दी। दूसरे दिन मंत्री अपने दलबल के साथ जंगल में गए, परंतु जंगल के पास जाकर भी उनकी हिम्मत जंगल में घुसने की नहीं हुई, तो वापस लौट आए और राजा से बताया कि महाराज, डाकुओं की संख्या का ठीक से किसी को ज्ञात नहीं है। वे 50 से 100 की संख्या में भी हो सकते हैं। वह जंगल में तैयार पोजीशन में छुपकर बैठे हैं। उस अवस्था में उन्हें पकड़ पाना बहुत कठिन है। हम उन्हें जंगल से बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलकर नगर की तरफ बढ़ेंगे, हम पूरी सेना के साथ उन पर आक्रमण कर देंगे।
उस अवस्था में डाकू हमसे बच नहीं पाएंगे। राजा पहले से ही डाकुओं से भयभीत थे, तो उन्होंने मंत्री की बात आसानी से मान ली। राजा ने अपने प्रजा के लोगों को आदेश दिया कि अभी कुछ दिन तक ग्रामीण लकड़ी और फल के लिए पूर्व के जंगल में ही जाया करें। हम कुछ दिन में ही डाकुओं को पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर दक्षिण के जंगलों में लोग जाएं। प्रजा में पहले ही दहशत थी, तो जंगल जाना छोड़ दिया था। उधर डाकू दूर के गांवों के लोगों को डरा धमकाकर लूटने लगे थे। अपनी जान बचाने के लिए लोग खुद ही अपना धन डाकुओं को देने लगे थे। डाकू यहीं तक नहीं रुके। ग्रामीणों के घर जोर जबरदस्ती भोजन भी बनवाकर खाते थे। जिस घर डाकू भोजन करते, उस घर थोड़ी रियायत कर देते। खबर राजा को हुई कि डाकू अब बहुत आराम से ग्रामीण प्रजा को धीरे धीरे लूट रहे हैं, और उस क्षेत्र में रात्रि गश्त करने वाले राजा के सैनिक अब दिन के वक्त भी गलती से उधर नहीं जाते। जमन सेठ नगर में ही फंस कर रह गया था। उसकी पत्नी अकेली गांव में रह गई थी। जमन चाहकर भी गांव नहीं लौट रहा था कि डाकू उसे पकड़ लेंगे और धन के लिए मार डालेंगे। उधर धीरे धीरे डाकू नगर में भी दस्तक दे रहे थे। खबर राजा तक भी पहुंची कि महाराज, डाकू तो अब नगर में भी पहुंचने लगे हैं। राजा को अब चिंता होने लगी कि कहीं किसी दिन राज दरबार में ही धावा ना बोल दे। तो राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि राज दरबार की सुरक्षा इस वक्त सर्वोपरि है। डाकू कोई साधारण प्रतीत नहीं होते। वो बहुत साहसी है और निर्भीक है। उन्हें किसी से कोई डर नहीं है, और निडर आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यह तो डाकू है। इनकी निडरता भय प्रदान कर रही है, तो राजमहल की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं की जाए। जरूरत इस बात की है कि इस वक्त राज्य की आधी सेना राज दरबार की सुरक्षा में लगा दी जाए। हमारी आधी सेना पूरे नगर की सुरक्षा कर सकती है और आधी सेना सीमा की सुरक्षा में लगी रहे। अभी इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में तैनात सैनिकों को हटा लिया जाए, क्योंकि उनके जीवन को डाकुओं से खतरा बढ़ गया है। हम अपने सैनिकों को डाकुओं के हाथों मरते नहीं देख सकते। सेनापति बोला कि महाराज, हम ग्रामीणों को भी तो भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। डाकू उन्हें बकरों की तरह मार काट डालेंगे। राजा सेनापति से बोले कि इस वक्त खुद की दाढ़ी में आग लगी है, तो पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझानी जरूरी है। उसके बाद ही हम दूसरे की दाढ़ी की आग बुझाएं। पहले हम राजमहल को सुरक्षित करेंगे, उसके बाद नगर को, फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की सुरक्षा पर विचार करेंगे। हमें खुद महसूस हो रहा है कि डाकू हमारे दक्षिण के भूभाग पर, जंगल और ग्रामीण क्षेत्र पर कब्जा जमा चुके हैं। हमें हर हाल में अपने क्षेत्र की सुरक्षा करनी है, मगर जब तक हम खुद सुरक्षित नहीं हो लेते, अपने क्षेत्र की सुरक्षा कैसे पाएंगे। सेनापति ने राजा की आज्ञा मान ली। राजभवन और नगर की सुरक्षा बढ़ा दी। ग्रामीण क्षेत्र से अपने सैनिक हटा लिए। डाकुओं को तो और आज़ादी मिल गई, पर निर्भीक होकर गांवों को लूटने लगे। उन्हें एक दिन पता चला कि जलालपुर में एक सेठानी सोने चांदी की दुकान चलाती है। उसका पति नगर में राजभवन के सामने सोने चांदी के आभूषणों का थोक विक्रेता है। तो डाकुओं ने सोचा कि हम नगर में सेठ की दुकान लूटने पर बाद में विचार करेंगे, पहले सेठानी को ही लूट लेते हैं। ग्रामीणों के घर में पुराने टूटे फूटे एक दो गहने लूटने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। हम सेठानी को ही लूट लेते हैं। उस अकेली के पास इतने आभूषण मिल जाएंगे कि पूरे 10 गांव लूटने पर भी नहीं मिल पाएंगे। तो डाकुओं ने दिन के दोपहर में ही सेठानी के घर धावा बोलने का कार्यक्रम बनाया। उधर सेठानी के मन में अनायास ही विचार आया कि हमें अपना सारा धन लेकर नगर में अपनी दुकान में चली जानी चाहिए। यहाँ अब हम सुरक्षित नहीं हैं। तो उसने सभी आभूषणों को एक पोटली में बांधा और घर में ताला लगाकर उस पोटली को लेकर नगर के लिए चल दी। अभी उसे निकले हुए कुछ ही देर हुई थी कि डाकू सेठानी के घर पहुंच गए। घर में ताला देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ताला क्यों बंद है। शायद सेठानी पहले ही यहाँ से निकल चुकी है। वह आसपास के ग्रामीणों को डर भय दिखाकर पूछे कि सेठानी कहाँ है। तो ग्रामीण डरते हुए बताए कि डाकू भगवान, सेठानी अभी अभी अपना सारा धन लेकर नगर के लिए निकल गई है। आप उनका पीछा करो तो पकड़ में आ जाएंगी। अभी बहुत दूर नहीं गई होंगी। डाकू सेठानी का पीछा करने के लिए चल पड़े। पीछा करते करते बहुत दूर तक गए। उधर सेठानी ने दूर से देख लिया कि डाकू इधर ही आ रही है, अर्थात मेरा ही पीछा कर रहे हैं। पड़ोसियों ने भय के कारण जरूर इन्हें मेरे बारे में बता दिया होगा।
डाकू इधर ही तेजी से बढ़ी आ रही है। अब भला मैं क्या करूं? डाकू धन तो लेंगे ही, मुझे भी अपने साथ ना ले जाए। जवान और सुंदर स्त्री के ये आशिक होते हैं। ये डाकू अगर मैं इनकी पकड़ में आ गई तो मेरी तो धन धर्म दोनों चला जाएगा। सेठानी पास के खेत में काम कर रहे एक किसान के पास गई और किसान से बोली कि भैया, मेरे पीछे डाकू पड़ गए हैं, तुम मुझे बचा लो। किसान बोला कि बहन, मैं तुम्हें चाहकर भी डाकुओं से नहीं बचा सकता, वह मुझे ही मार डालेंगे। स्त्री बोली कि तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो, तुम मुझे कुछ देर के लिए अपनी पत्नी बना लो। किसान बोला कि भला मैं तुम्हें अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं? स्त्री बोली कि अरे, आपको सचमुच मुझे पत्नी नहीं बनाना है, बल्कि डाकुओं से बचाने के लिए उनसे कह देना है कि यह मेरी पत्नी है। मैं अपना सामान आपके खेत में छुपा देती हूँ और आपके साथ खेत में काम करने लगती हो। जब डाकू यहाँ आकर मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैंने अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी स्त्री को नहीं देखा है। किसान बोला कि ठीक है बहन, यदि इतना कह देने से तुम डाकुओं से बच जाती हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। स्त्री तुरंत अपना सामान छुपाकर खेत में काम करने लगी। वह किसान के साथ वैसे काम करने लगी जैसे सचमुच उसकी पत्नी हो। डाकू कुछ ही देर में किसान के पास आए और बोले कि वो किसान, तुमने यहां से किसी स्त्री को जाते हुए देखा है? किसान बोला कि नहीं महाराज, यहां से कोई स्त्री अभी आगे नहीं गई है। हो सकता है जिस स्त्री को आप ढूंढ रहे हो वह पीछे वाले रास्ते से उत्तर की तरफ चली गई हो। डाकू उस स्त्री को किसान की पत्नी ही समझ रहे थे, इसलिए उसके विषय में कुछ नहीं पूछा। वह पीछे वाले रास्ते से उत्तर की तरफ चले गए। स्त्री की जान में जान आई, परंतु उसके सिर से खतरा टला नहीं था। वह किसान से बोली कि भैया, अब शाम होने वाली है, आप तो अपने घर लौट जाओगे, परंतु मेरा क्या होगा? मुझे तो नगर में जाना है। नगर अभी 10 कोस दूर है और डाकू कुछ ही देर में फिर वापस आ जाएंगे। किसान बोला कि बहन, अब तक मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन हो और डाकू तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तुम्हारी इस गठरी में ऐसा क्या है जो तुमसे लूटना चाहते हैं? स्त्री बोली कि भैया, मैं जलालपुर के जमन सेठ की सेठानी हूँ। जमन को इस इलाके में कौन नहीं जानता। मैं गांव में दुकान चलाती थी, परंतु डाकुओं के डर से आज मैं सारा माल समेटकर शहर को चल दी। मगर मुझे क्या पता था कि डाकू मेरे पीछे लगे हुए हैं। यहां तक तो आपने मेरी मदद कर दी, परंतु रात को कहां जाऊंगी? किसान बोला कि बहन, बुरा मत मानना, तुम चाहो तो आज की रात मेरे घर रह सकती हो, परंतु आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि इस वक्त घर में मेरी पत्नी नहीं है, वो मायके गई हुई है। मैं घर में अकेला ही हूँ। हिमा बोली कि आप मेरे बड़े भाई हो और भाई के साथ बहन अकेली रहे या भाभी के साथ रहे, क्या फर्क पड़ता है? आप अगर मुझे घर में आश्रय देते हो तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। वैसे भी मेरे मायके में कोई नहीं है। मैं माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता अब रहे नहीं तो मायका ऐसे ही खत्म हो गया है, मगर मुझे आज एक और मायका मिल गया है। किसान सेठानी को लेकर घर आ गया। अब समस्या थी कि उसके धन की सुरक्षा कैसे करें। वह सेठानी से बोला कि बहन, तुम इस धन को अभी कहीं घर के अंदर मिट्टी में दबा दो, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डाकू हमारे घर जरूर आएंगे। सेठानी बोली कि आपको गलत नहीं लग रहा है, वो कुछ ही देर में जरूर आएंगे। डाकुओं को जरूर पता चल जाएगा। मैंने खाना बना दिया है, आप जल्दी से खाना खा लो और मुझे भी भूख लगी है, खा लेती हो। दोनों ने प्रेम से खाना खा लिया। अभी वह खाना खाकर उठे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। किसान दरवाजा खोलकर देखा तो उसका पूरा शरीर कांप गया। वह डाकू ही थे। डाकू का सरदार किसान से बोला कि साले, तू हमको मूर्ख समझता है। तू उस स्त्री को अपने घर में छुपाए हो और हमें बोल दिया कि हम किसी स्त्री को नहीं देखे हैं। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। किसान बोला कि नहीं डाकू महाराज, मैंने किसी स्त्री को घर में नहीं छुपाया है। घर में मैं और मेरी पत्नी ही है, कोई दूसरी औरत घर में मौजूद नहीं है, आप खुद देख सकते हो। सरदार अपने साथियों से बोला कि इसके घर की तलाशी लो। यदि इसकी पत्नी के अलावा इस घर में कोई दूसरी औरत मौजूद है तो अभी हम इसका सिर काट देते हैं। डाकुओं ने घर में पूरा छान मारा और सरदार से बताया कि सरदार जी, इसके घर में एक ही स्त्री है और वह इसकी पत्नी है। सरदार बोला कि इसका मतलब हमको सूचना देने वाला हमें हैरान परेशान कर रहा है।
अब हमें बहुत जोर की भूख लग गई है। इस दरिद्र किसान के घर से तो हमें कोई धन तो मिलना नहीं, तो हम इसके घर भोजन करके चलते हैं। वह किसान से कड़क कर बोला कि तुमने कुछ सुना? हमने क्या कहा? जल्दी अपनी पत्नी से बोलो कि हम 4 आदमियों के लिए भोजन बनाए। किसान बोला कि जी महाराज, अभी बनवा देता हूँ। किसान सेठानी से बोला कि भाग्यवान, सुनती हो, तुम 4 आदमियों के लिए तत्काल खाना बना दो, उसमें शुद्ध घी जरूर डाल देना। सुबह जो तुमने दही जमाने के लिए रखी थी वह जम गई होगी, जरा प्रेम से खाना बनाना। तभी एक डाकू बोला कि सरदार, हमें इनके घर खाना खतरे से खाली नहीं है, हो सकता है ये हमारे साथ कुछ गलत कर दे। सरदार बोला कि अरे, तुम नाहक ही डरते हो। इसकी यह मजाल कि हमारे साथ कुछ गलत करे। इसका सिर धड़ से अलग करके मैं इसका फुटबॉल खेलने लगूंगा। तुम व्यर्थ में चिंता करते हो। डाकू बोला कि सरदार, मेरी मानिए तो हम इन दोनों को अपने साथ पकड़कर अपने अड्डे पर ले चलते हैं। वहां इसकी स्त्री से भोजन बनवा लेंगे, इसके बाद भोजन करेंगे, भोजन के बाद इसकी स्त्री के साथ स्त्री सुख का भोग भी लेंगे। सरदार बोला कि अरे मूर्ख, तो साफ साफ बताना चाहिए ना कि तुम्हें स्त्री सुख भी चाहिए। सरदार किसान से बोला कि तुम अपनी पत्नी को साथ ले लो और हमारे साथ हमारे अड्डे पर चलो। अगर तुम्हारी पछाड़ में जोर नहीं है तो अपनी पत्नी को हमारे साथ भेज दो, हम उसका भोग करके सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। उसका भोग करने से वह कम नहीं हो जाएगी, जल्दी से भेजो उसे। किसान बोला कि सरकार, हमारे ऊपर रहम कीजिए। मेरी पत्नी के पेट में बहुत बड़ी फूंसी है, मैं खुद उसके साथ संबंध नहीं बनाता। गांव के वैद्य ने मुझे मना किया है। जो भी उसके साथ संबंध बनाएगा वह कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़कर चल बसेगा। सरदार का माथा ठनका। किसान से बोला कि साले कुत्ते, तू झूठ का हमारा समय बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब जल्दी से भोजन कराओ। सेठानी अंदर से सारी बात सुन रही थी। सेठानी डर के मारे डाकुओं की बात सुनकर कांप गई थी, परंतु किसान की चतुराई से उनकी इज्जत आबरू आज बच गई थी। सेठानी ने अपना दिमाग लगाया और खाने में जहर मिला दिया। सेठानी थोड़ी ही देर में खाना लेकर आ गई और बोली कि स्वामी, आप मेहमानों को खाना खिला दीजिए। किसान ने डाकुओं को भोजन परोस दिया। चारों डाकू सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे, खाना देखते ही टूट पड़े। अभी वह आधा खाना भी नहीं खाए थे कि गहरी बेहोशी में चले गए। किसान सेठानी से बोला कि इन डाकुओं को क्या हुआ? सेठानी मुस्कुराई और बोली कि भैया, मुझे तुम्हें स्वामी कहना पड़ा, तुम्हें भी डाकुओं के डर से मुझे भाग्यवान कहना पड़ा। क्या तुम्हें अच्छा लगा? ऊपर से आज अगर आप नहीं होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आपके जैसे भाई के कारण मैं आज मौत से बच गई हूँ। अब किसी भी डाकुओं से हमें कोई भय नहीं। मैंने उस डर को सदा के लिए खत्म कर दिया है। अब ये डाकू फिर कभी किसी को नहीं लूट पाएंगे। पूरे राज्य की प्रजा चैन की सांस लेगी। मैंने इन्हें खतरनाक जहर दे दिया है। अब यह 2-4 मिनट के मेहमान है। किसान बोला कि परंतु बहन, तुम्हें जहर मिला कहाँ से? सेठानी बोली कि भैया, राजा की रानियां और सेठ की सिठानियां एक खास किस्म की अंगूठी अपने पास रखती है। उस अंगूठी के नग के अंदर जहर भरा रहता है। मुसीबत के वक्त उससे या तो अपने दुश्मन को मार देती है या उसका खुद प्रयोग करके मर जाती है। मुझे मौका मिल गया और अपने दुश्मनों को बहुत आसानी से निपटा दिया। मगर आप चिंता मत करो, डाकुओं के मरने पर राजा बहुत ज्यादा पुरस्कार देगा और वह पुरस्कार आपको मिलेगा। और मेरे पास जितना भी धन है, मैं वह सारा धन स्वेच्छा से अपने भाई को देती हूँ। किसान बोला कि पगली, कोई भाई अपनी छोटी बहन से कुछ लेता है? मुझे तो तुम्हें कुछ देना चाहिए, परंतु क्या करूं? भगवान ने इतना निर्धन बनाया है कि चाह कर भी कुछ दे नहीं सकता। सेठानी ने देखा कि यह इस तरह धन नहीं लेने वाला, तो बोली कि तुम्हें मेरी कसम, यदि तुम मुझे सचमुच बहन मानते हो तो यह धन लेने से इनकार नहीं करोगे। किसान ने सेठानी से वह सारा धन ले लिया। राजा ने सुना कि एक किसान ने अपनी पत्नी की सहायता से 4 खूंखार डाकुओं को जहर देकर मार डाला है, तो किसान को दरबार में बुलवाकर 10,000 स्वर्ण मुद्रा का इनाम दिया। राजा के ऊपर से भयंकर संकट टल गया था। डाकू राजा के लिए मुसीबत बन गए थे। सेठानी खुश थी कि उसे एक भाई मिल गया था, तो किसान भी कम खुश नहीं था। उसकी कोई बहन नहीं थी, तो सेठानी के रूप में एक बहन मिल गई थी।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय बुद्धिमानी और साहस से काम लेना चाहिए। सच्चे रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग से बनते हैं। जीवन में धन से ज्यादा इज्जत का महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपका साथ हमारा उत्साह बढ़ाता है। धन्यवाद।